नमस्कार मित्रों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल इंडिया एग्ज़ाम, सभी परीक्षाएं जो भी भारत में हो रही हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप आए हमारे चैनल पे और चैनल पे आपको एनटीए नेट जेआरएफ की भी तैयारी करवाई जा रही है। चैनल पे आप उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ ही पीसीएस या पीएससी परीक्षाओं में आने वाले सभी क्वेश्चन जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे, संसद से रिलेटिव सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक ऐसी ही क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए लाया है बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान की ये क्लास। आइए देखते हैं संसद का गठन संसद में होता क्या है। संसद में दोस्तों आप देखें कि राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, इन लोगों से मिलकर बनी होती है हमारी संसद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखें कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है, आप देखें राज्यसभा में तो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें मनोनीत 12 होते हैं और निर्वाचित 238 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। इनकी अधिकतम सदस्य संख्या 245 अभी है वर्तमान में, जिसमें मनोनीत 12 है और निर्वाचन हुआ है 233 लोगों का। निर्वाचन राज्यों से 225 और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे राज्यसभा का फॉर्मेट। अब आप देखिए कि लोकसभा में दोस्तों क्या है, तो लोकसभा का अगर आप अध्ययन करें तो लोकसभा में आप देखिए कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 550, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और वर्तमान सदस्य संख्या 543, जिसमें से निर्वाचित जो है राज्यों से 524 और केंद्र शासित राज्यों से 19 सदस्य हमारे एमपी, हमारे सांसद आ सकते हैं। इन्हीं संसद से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आज आप देख रहे हैं हमारी क्लास में। ये पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, कि कितने साल का व्यक्ति रहेगा तो उसका निर्वाचन हो जाएगा। अब आप देखें, क्या 18 साल का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, क्या 21 का, क्या 25 का, या 18 वर्ष का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, जिसमें 25 वर्ष की जो है एक सीमा है, इससे कम ये न्यूनतम है। इसमें आप जो है सांसद बनने के लिए आपको 25 साल की उम्र पार करना होगा। और इस संविधान का अनुच्छेद जो है 84 खा ये कहता है दोस्तों कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 साल है। तो अब आप इसको जान चुके हैं कि अनुच्छेद 84 खा के तहत 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखें कि इसमें निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखें कि निर्वाचन को संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो यही गलत है दोस्तों। और इसका जो ये है चौथा सी गलत है। डी में आप देखेंगे निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, तो ये सभी ऑप्शन दोस्तों सही है। आइए देखते हैं आगे हमारा जो आज का तीसरा प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको आपने देखा कि भारत में मतदाता जो सूची होती है इसका निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, यही इसमें दोस्तों ये ऑप्शन सी में ये गलत था। चौथा प्रश्न देखें कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। क्या वैध जो मत हैं, वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन इसमें डी दिया गया है कि लोकसभा में चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त, आप देखें यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो देता है। तो प्रश्न में यही है, आपको 1/6 याद रखना है कि 1/6 वैध मतों का प्राप्त करना है वोट, नहीं तो आपकी जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। पांचवा प्रश्न है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? क्या
31 तक, क्या 2026 तक? ऑप्शन सी है 2024 और ऑप्शन डी है 2025। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2026 तक। संविधान का जो 84वां संशोधन है, उस 84वें संशोधन में दोस्तों जो है ये कहा गया है, 2002 की बात है इसमें, कि अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है, तथा इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जो जनगणना है ये आधार है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी कि 552। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो हो सकती है दोस्तों वो 552 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों से आएंगे, 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है आते हैं। और इसमें संविधान में जो अधिकतम संख्या है वो 552 निर्धारित है। इसको अब आपको याद रखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 552। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? क्या 31वें संविधान संशोधन में, क्या 35वें में, क्या 42वें में, या कि 45वें में? तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए है कि संविधान का 31वां संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। अब अनुच्छेद 81 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 81 ये कहता है कि अनुच्छेद 81(1) में इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन में लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों से एवं 13 सदस्यों का निर्वाचन केंद्र शासित प्रदेशों से होता है और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 से अधिक सदस्य राज्यों से और 20 से अधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। जिसमें आप देखें गोवा, दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में वर्णित है। तो इसका जो संख्या है दोस्तों अब आपको याद हो चुका है कि जो है 31वें संविधान संशोधन में ये जो सदस्यों की संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा का सीटों का राज्यों के आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है। और ऑप्शन बी ये कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है बी 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का जो है आवंटन किया जाता है। 9वां प्रश्न देखते हैं, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। और ये 1971 की जनगणना, इसमें व्यवस्था क्या थी दोस्तों? इसकी व्यवस्था ये है कि 2000 में थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बिल्कुल पूरी तरह से इसका ऑप्शन बी सही है, 1971। बिल्कुल ऐसे मिले जुले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये प्रश्न आप देखें कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो इसका है
जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बी, और सी कहता है गरीबी के आधार पर, डी कहता है भाषा। तो इसका जो आंसर ए है, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन में क्षेत्रों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जो है दोस्तों उस तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक जैसा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बिल्कुल याद रहने वाला है, अब आप इसको नहीं भूलेंगे कि लोकसभा में जो राज्यों को सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। आइए आगे देखते हैं। संसद के बारे में आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है कि संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है जिसके माध्यम से आम जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। बिल्कुल सही है। आप देखें आगे, थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए सॉरी दोस्तों। आगे देखें ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 79, संसद के 3 अंग जो हैं, संसद के 3 अंग, ये 3 अंग कौन कौन से हैं? तो आपने देखा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इन्हीं में आप देखें कि 79 जो है वो संसद के 3 अंग को निर्धारित करता है, जिसमें प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही संसद में बैठता है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या स्वीकृति के बाद ही कानून या विधि का रूप ले पाते हैं। तो जो इसका क्या है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन गलत है, कौन सा कथन असत्य है, आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो आप जान लें कि इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, दिए गए सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में असत्य कथन आपको फिर से चुनना है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करता है। दोनों सदनों के सत्र आहूत करने के साथ ही सत्रावसान भी करता है। संसदीय प्रक्रिया के जो राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आप देख रहे हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, और जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है आज का कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में परस्पर निर्भरता की स्थिति है। इसलिए यह कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के संसद में ताज अथवा क्राउन अर्थात वहाँ के राजा रानी के समान है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति से पूर्णतः भिन्न है। उक्त कथन पर विचार कीजिए। कथन सत्य है जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल पूरी तरह से दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय को जो मनोनीत करने के हैं तो हमारा अनुच्छेद 331 कहता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 331 कहता है कि लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और वह इस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आइए आगे बढ़ते हैं। आज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है कि आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस की तरफ से सभी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट एक ही बार में आप देखें। एक बार फिर से आप इनको रिवाइज कर लें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद आते हैं 1964 में जो है गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक रहे। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, 1964 से 66 तक थे। फिर से कार्यवाहक आते हैं श्री गुलजारी लाल नंदा जी 1966 में, और इसके बाद आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर पुनः एक बार इंदिरा गांधी आती हैं, और उसके बाद राजीव गांधी 1984 से 89 तक। फिर उसके बाद बीपी सिंह आते हैं 1989-90 रहते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर जी आते हैं, वो 90-91 रहते हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, अपना पूरा कार्यकाल चलाते हैं 91 से 96 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में बनते हैं, जिसमें वो मात्र 13 दिन के लिए यहाँ पर इस पद को संभालते हैं, सुशोभित करते हैं इस हमारे पद को। और उसके बाद आते हैं एच डी देवगौड़ा जी 1996 से 97 तक। उसके बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी, जो 1997-98 के बीच में प्रधानमंत्री रहे। और इसके बाद पुनः अटल बिहारी वाजपेयी एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वर्ष 1998-99 और 1999 से 2004 तक। आप देखें कि उसके बाद
डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2009 तक रहते हैं और फिर 9 से 14 तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और 14 के बाद कौन पीएम है ये तो आप जान ही रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी तब से लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। आइए सभी प्रधानमंत्रियों को देखने के बाद आप देखें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रश्न 16 है आज का। इसमें आपको संवैधानिक उपचार के अधिकारों के बारे में बताना है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसको हम लोग हैबियस कॉर्पस कहते हैं, इसमें आदेश दिया जाता है कि सशरीर प्रस्तुत करो। और किसके लिए आदेश होता है? तो ये आदेश होता है राज्य के खिलाफ में न्यायालय जारी करता है, आम नागरिक के खिलाफ में। और क्यों होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस वाली रिट? कि अनुच्छेद 21 का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने पर जो है ये हैबियस कॉर्पस सीधे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का विशेष आदेश होता है। दूसरा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में परमादेश, जिसको मेंडेबस कहते हैं। इसमें प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसमें आदेश क्या देते हैं, तो इसमें रहता है हम आदेश देते हैं कि, और किसके लिए आदेश देते हैं तो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध और पदीय कर्तव्यों का पालन के लिए ये जारी किया जाता है। ये एक कार्यालयीन रिट है। आगे देखें दोस्तों, अधिकार परीक्षा जिसे क्यू वारंटो कहा जाता है, इसमें कोर्ट आदेश देती है। किस अधिकार से किसको आदेश देगी तो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध। क्यों? पद की वैधानिकता की जांच के लिए कि भाई जिस पद पर आप कार्य कर रहे हैं क्या ये पद संवैधानिक, इसकी संवैधानिकता है कि नहीं, ये भी एक कार्यालयीन रिट है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण रिट आती है हमारी उत्प्रेषण, जिसमें ये कहा जाता है पूर्णतः सूचित करो, ये आदेश कोर्ट देती है। और ये किसके लिए देती है तो जो वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, मतलब आप समझें कि जो वरिष्ठ न्यायालय हैं जैसे हाई कोर्ट हो गए और ये उस अपने सेशन कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये रिट जारी कर सकते हैं। और लोक महत्व का जो मुद्दा होता है, यदि सेशन कोर्ट या छोटी कोर्टें उसको नहीं ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं तो लोक महत्व के मुद्दे को सीधे एक रिट जारी होती है, उसमें पूर्णतः सूचित करने का आदेश होता है और ये एक न्यायालयीन रिट है। प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं अंग्रेजी में, इसमें सीधे है कि हम मना करते हैं वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कार्य क्षेत्र को सीमित करने के लिए ये न्यायालयीन रिट जारी की जाती है। दोस्तों ये जो है सभी रिटों को आप अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनको पांचों को आपको याद रखना है। इसमें पूछ लिया जाता है कि क्या आदेश दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, जिसके लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे कौन हैं जो इतने बहुत ज़्यादा वेतन उठा रहे हैं दोस्तों? तो आप देखें कि हम देखते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं इनका वेतन है 5 लाख। उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका वेतन है 4 लाख। और जो राज्यपाल महोदय होते हैं, राज्यपाल का जो वेतन है, जो हर महीने राज्यपाल जी तनख्वाह ले रहे हैं, वो 3.5 लाख रुपये महीना। और जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो 2,80,000 रुपये इनका भी वर्तमान में वेतन है। और जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं ये 2.5 लाख रुपये महीने इनका वेतन है दोस्तों। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी, अब ये उच्चतम न्यायालय के थे, तो जो उच्च न्यायालय हैं, जो राज्यों में हर राज्य में उच्च न्यायालय होता है, तो जो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन है 2,25,000 महीना। संवैधानिक आयोग या बोर्डों के पदाधिकारियों जिसमें सीएजी सहित इन लोगों का जो मुख्य सचिव हैं, इन सभी का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपये महीना है। ये हमारे देश के प्रमुख पदाधिकारी हैं, मेन व्यक्ति हैं, इसलिए आप इनको याद रखें। इनके बारे में, इनके वेतन के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। मतलब लोकसभा में वर्ष में 1 बार सत्र बुलाया जा सकता है, वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो जिसका सही आंसर है दोस्तों कि लोकसभा का जो सत्र चलता है वो साल में 2 बार तो बहुत अनिवार्य है, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 85 एक कहता है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी बैठक सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं और विशेष अधिवेशन भी कई बार राष्ट्रपति आयोजित कर देते हैं। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार हमें एग्जाम में ये प्रश्न फंसा चुका है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, कि कितने सदस्य रहेंगे तब लोकसभा की कार्यवाही, जो वहाँ पे मंत्रीगण बैठे हैं, जो हमारे एमपी सांसद बैठे हैं, कितने सदस्य वहाँ रहेंगे। तो संविधान का जो अनुच्छेद दोस्तों 100 है, 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा
का जो कोरम होता है वो कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। दोस्तों कोरम से तात्पर्य ये होता है कि जैसे 545 हमारी जो अभी वर्तमान लोकसभा है, 545 सदस्य हैं जितने भी सांसद हैं, अगर मान लेते हैं कि वो 100 सांसद हैं तो 100 सांसद का 1/10 आदमी मतलब 1/10 भाग उस पूरी में इतने व्यक्ति रहेंगे, तब जो है ये लोकसभा का कोरम पूरा होता है और तब लोकसभा में कोई कार्यवाही बैठक या कि जो भी विधेयक पास होते हैं वो इस कोरम को पूरा करने के बाद ही, मतलब 1/10 सदस्य तो पूरी लोकसभा के रहेंगे ही रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही संख्या आवश्यक है। मतलब आप देखें कि इस दोनों लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी वाले में तो आप देखें कि मुख्य विपक्षी दल की मान्यता ही किसी दल को नहीं मिल पाई, क्योंकि 1/10 सदस्य किसी दल के पास थे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10, ऑप्शन डी, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 20। और इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमारे चैनल पे एनटीए नेट जेआरएफ टारगेट बैच 2022 चलाया जा रहा है। इसकी निःशुल्क तैयारी आप करें, आप बिल्कुल आपको एग्जाम करंट पॉइंट आप भी उसे जोड़ा जा रहा है और वो ऐसा एग्जाम जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्मार्ट एचडी क्लासेस पर अपनी सभी परीक्षाओं की आप तैयारी निःशुल्क करिए। 100 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट के रूप में मौजूद हैं और इसको आप आइए और इसको सॉल्व करिए दोस्तों। साथ ही चैनल पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसलिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। स्मार्ट एचडी क्लासेस की तरफ से 20 नंबर का प्रश्न आप देखें कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। कैसे समाप्त की जा सकती है? स्थगन के द्वारा, या कि सत्रावसान करके, या कि विघटन के द्वारा, या कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है कि लोकसभा की बैठक जो होती है, ये लोकसभा की बैठक, इसका स्थगन, सत्रावसान एवं विघटन तीनों के द्वारा लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है। ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है और इसमें अनुच्छेद 85(2) ये कहता है कि ये सत्रावसान और विघटन का जो कार्य है, ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के पास है कि लोकसभा की बैठक को ये समाप्त की जा सकती है तीनों के द्वारा। मतलब अगर स्थगन लाते हैं तब भी समाप्त हो सकती है, सत्रावसान हो जाता है तब भी हो सकती है, या कि पूरी लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका ऑप्शन सही है डी। देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल के बारे में आपको बताना है कि किसी भी परिस्थिति में क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? क्या एक बार में 6 महीने तक के लिए मात्र बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल की घोषणा के दौरान बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो सही है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये कहता है दोस्तों कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे 5 साल की लोकसभा होती है तो वो 6 साल आप 1 साल और चला सकते हैं। जैसे आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी ने और आपातकाल लगा के अपना कार्यकाल उन्होंने इम्प्रूव किया, बाद में उनकी सरकार भी चली गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये संविधान का 83(2) अनुच्छेद है, वो कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा में प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसको किसी भी दशा में 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा। यदि आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो चुकी है, आपातकाल जो है अब सामान्य काल चालू हो गया है, तो उस दौरान आप ये 6 माह से ज़्यादा इसको नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसको तो पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सदस्य आते हैं, 80 सदस्य दोस्तों आते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इनका सर्वाधिक है, आप देखें कि 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में आते हैं। और साथ ही ये भी आप जानें कि इसमें पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जो 48 सीटों के साथ आता है, और तीसरे स्थान में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, और चौथे स्थान पर बिहार है, और 5वें पे हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो सर्वाधिक किसका है? उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का।
अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, जिसमें कुल 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तो लोकसभा का जो पहला अधिवेशन है वो 13 मई 1952 को हुआ था। तो इसलिए लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है जो 1951-52 का ड्यूरेशन दिया जाता है, तो आप ऑप्शन बी में जाएं हमेशा, चूंकि इसका जो पहला अधिवेशन है वो 13 मई 1952 को हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। लोकसभा का नेता, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि लोकसभा का नेता कौन है? क्या लोकसभा का नेता राष्ट्रपति हैं? क्या प्रधानमंत्री जी हैं? क्या अध्यक्ष होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं? तो इसमें आप जानें कि ऑप्शन बी इसका सही है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता जो लोकसभा का भी सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिसका सही है कि ऑप्शन बी, लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष क्या मनोनीत किया जाता है? क्या लोकसभा के स्पीकर का चयन किया जाता है? क्या इसका निर्वाचन किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है दोस्तों कि भारत में जो हमारे स्पीकर हैं वो स्पीकर चुने जाते हैं। ये संविधान का अनुच्छेद 93 ये उपबंधित करता है, उसमें ये लिखा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुन लेगी, मतलब चूज करेगी, नो इलेक्ट। तो हमें ये ध्यान देना है कि ऑप्शन बी है, इसमें चयन होता है दोस्तों, चूज किया जाता है, ना कि इलेक्शन होता है। ठीक, लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन बी इसका सही है कि लोकसभा में जो स्पीकर है उनका चयन किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, या कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका ऑप्शन सी है उपाध्यक्ष को, कि लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर अपना हस्तलिखित त्यागपत्र या रिजाइन लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ये अनुच्छेद 94 के अनुसार। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों से होता है। ये इसका ऑप्शन जो है सी सही है। आप देखें कि संसद से संबंधित ये जो अनुच्छेद हैं ये सभी एक साथ आप देखें, इसको हमें याद भी कर लेना है कि 79 में संसद के गठन की चर्चा की गई है और राज्यसभा की संरचना 80 में बताई गई है, 81 में लोकसभा की संरचना है, 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का प्रावधान है। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता अर्हता के बारे में बताता है और जो अनुच्छेद 85 है वो संसद के सत्र या सत्रावसान या विघटन के बारे में बताता है। राष्ट्रपति का जो 86 है और अनुच्छेद 85 ये कहता है कि संसद के सत्र या सत्रावसान या विघटन के बारे में। अनुच्छेद 86 सदन का जो राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने या संदेश देने का अधिकार अनुच्छेद 86 में बताया गया है। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बताया गया है और जो अनुच्छेद 89 है वो राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में बताता है और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति या त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने के बारे में चर्चा की गई है। अब ये आपको पूरी तरह से याद हो चुका है। ये संसद से संबंधित सभी अनुच्छेद आपने देखा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके इसको बिल्कुल याद रख लेना है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। 28 नंबर प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है पद से, क्या प्रधानमंत्री की संस्तुति के द्वारा? ऑप्शन बी है लोकसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित कर दे। ऑप्शन सी है कि जो लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें। ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें।
तो उत्तर इसका है बी दोस्तों। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम में आया वाला प्रश्न है कि ऑप्शन बी जो जीबी मावलंकर जी थे, ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य क्या होता है? स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही को संचालित करना। ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन सी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। ऑप्शन डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक जो है करना कि वह सही है कि नहीं सही है। तो जो उत्तर है इसका बी है, सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। यह निर्वाचित सदस्यों में लोकसभा के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के लिए, ये अपने कास्टिंग वोट इनका होता है दोस्तों। इसका यूज ये कब करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपातकाल के दरमियान या जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो रहा हो। तो अनुच्छेद 101 कहता है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही है, कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करेंगे जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु बराबर रहने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्या वी.आर. जाखड़, के.एस. हेगड़े, हुकुम सिंह या जी.बी. मावलंकर? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, जी.बी. मावलंकर। इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी को आप जानते हैं, इनके सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आइए अंतिम में हम चल रहे हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जून 2009 में चुनी गई थी हमारी मीरा कुमार, ये लोकसभा की पहली जो है प्रथम महिला अध्यक्ष है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का सचिवालय कौन नियंत्रित करता है? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा के सचिवालय को लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालयों के कर्मचारियों पर सदन के परस्पर परिसर पर और संसद भवन पर संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें और आज का अंतिम प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? क्या विधेयक की प्रस्तुति के समय होती है, क्या द्वितीय वाचन में होती है, या कि प्रतिवेदन स्तर पे होती है, तृतीय वाचन में होती है? तो जो आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों कि ऑप्शन बी इसका सही है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन के समय होती है। ऑप्शन बी सही है। और ये कहता है कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाता है और द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए वो तृतीय वाचन कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संसद से रिलेटिव
आपने अंतिम तक देखा और आप इस वीडियो को 2 बार देखें दोस्तों, जिससे आपको ये सभी संसद से आने वाले प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आया है। आप नेट JRF हमारे चैनल के लिए ज्वाइन करें, हमारा टारगेट बैच 2022, और आप संविधान के अतिरिक्त कंप्यूटर, हिंदी, जियोग्राफी सभी विषयों के जो अध्ययनवार प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको हमारे चैनल पे कराए जा रहे हैं। और आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए उस प्रकार की तैयारी की वीडियो हमारी टीम द्वारा तैयार कराए जाएंगे। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है और ये प्रोवाइड करा रहा है ऑल इंडिया एग्जाम, SSC, PSC, NTA, नेट, JRF, स्टेट पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सभी एग्जाम के लिए 100+ वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप उसको देखें और आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी वीडियो तैयार किए गए हैं। आप हमारे चैनल पे इतनी देर तक बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं संविधान के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।